नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए नई भर्ती, यानी कि दोस्तों 2023 में जो परीक्षा हुआ था एसएससी जीडी का, कुल 76 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन कराया गया था। और देखिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो नंबर 8 देखने वाले हैं, जिस वीडियो में बात करेंगे 11 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में पूछे गए जीके के इम्पोर्टेंट सारे सवाल, यानी कि कुल 20 प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो उनको डिस्कस करना हमारा काम है और आपका काम है कि डिस्कस को बढ़िया से सुने और पढ़ें। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, अपने कॉपी में नोट करते चलिए और एग्जाम के समय बस उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछा है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा पूरे एग्ज़ाम तक, ठीक है, क्योंकि अभी हम इस पर हिस्ट्री का एक नया सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको थ्योरी क्लास भी मिलेगा और उसके एमसीक्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आज है वीडियो नंबर 8। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 7 तक देख चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य से किसके दशक के मध्य चला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे लगातार परीक्षाओं में हरित क्रांति से सवाल पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको आसानी से उसका आंसर आप कर सकते हैं। देखिए, पूछा गया है कि दशक पूछा गया कि पहला चरण और इसके मध्य के दशक के मध्य तक चला था, तो याद रखिएगा 1960 से लेकर 1970 आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक कर लीजिएगा VVI, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न घुमा घुमा कर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए, 1960 से 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति चला था। किसने चलाया था भारत में हरित क्रांति? तो आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। देखिए, 20वीं सदी के मध्य में तो ये हुआ, लेकिन किस फसल पे ज़्यादा जोर दिया गया था ये आपको याद रखना है, गेहूं और आपका चावल। इन दो फसल पे महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया था हरित क्रांति के समय में। तो याद रखिएगा 1960 से 70 के मध्य हुआ था। गेहूं चावल को इम्पोर्टेंट दिया गया था और इसकी फसल काफ़ी अच्छी की गई थी, क्रांति इसमें लाया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा किसने लाया था? तो स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन ने। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दोस्तों एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहक को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का जो जिम्मेवारी है कि भारत में दशकीय जनगणना कराते रहे हर 10 साल पे। याद रखिएगा, जनगणना कितने साल पे होते हैं? 10 साल पे होते हैं। लेकिन अभी तक 2021 का जनगणना नहीं हो पाया है दोस्तों। पता ना सरकार क्या कर रही है, उसको जनगणना करा लेना चाहिए था, डेटा दे देना चाहिए था, लेकिन 2021 से 2023 आ गया है, लेकिन अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ है। हाँ, बिहार ने जातिगत जनगणना करा लिया, बिहार राज्य ने जातिगत जनगणना करा लिया, लेकिन केंद्र सरकार जो है अभी तक 2021 का जो जनगणना था 2023 खत्म होने वाला है, अभी तक इसकी कोई डेटा नहीं आया है। याद रखिएगा। अच्छा, गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। याद रखिएगा, तो अमित शाह से किन्हीं भाई का संपर्क है, तो ज़रूर जाकर उनको बताएं कि ये जो जनगणना है दशकीय जनगणना, उसकी डेटा बहुत जल्द प्रकाशित की जाए। तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अधीन होता है दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसका काम है? तो गृह मंत्रालय का है। याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को।
अच्छा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न फंसते हैं। चलिए नोट कीजिए आप लोग। पहली बार अगर पूछे भारत में जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था, 1872 में। एक सवाल और बनता है कि पूर्ण रूप से पहली बार जनगणना, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से पहली बार जनगणना 1881 में दोस्तों हुआ था, ठीक है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1951 में। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्र अगर पूछता है तो 1951, पूर्ण रूप से जनगणना पूछता है तो 1881, और केवल जनगणना पूछता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872। उस समय मेवो था यहाँ का शासन कर रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच पहुंचाते रहना है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? 1 मई 2022 को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है सुमन बेरी ने, याद रखिएगा। और यह प्रश्न भी आई है क्योंकि जब से ये बने लगातार परीक्षाओं में पूछा गया, CGL में पूछा गया, CHSL में पूछा गया, MTS में पूछा गया और SSC GD में भी पूछा गया है। रेलवे का एग्जाम अभी हो नहीं रहा है, नहीं तो रेलवे में भी यह प्रश्न पूछा जाता। तो याद रखिएगा सुमन बेरी बन गए हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग के। नीति आयोग की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसको हटाकर? तो योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को 2015 1 जनवरी को लाया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल पूछा गया 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अभी भी भारत दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। 2019 में डेटा आई थी कि भारत जो 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। तो पहले स्थान पे कौन है ये तो आपको याद रखना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, याद रखिएगा। अगर आपसे पहला पूछता है इस्पात उत्पादन में, कच्चा इस्पात उत्पादक में, तो चीन हो जाएगा और दूसरे स्थान पे होगा भारत। अच्छा, चीन कितना उत्पादन करता है नोट कर लीजिए फटाफट, 996.3 मिलियन टन चाइना के द्वारा कच्चा इस्पात का उत्पादन किया जाता है और भारत के द्वारा 111। तो बहुत ज़्यादा अंतर है फर्स्ट और सेकंड के बीच का, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। देखिए दोस्तों, एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया देश में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों एशियाई खेल का, तो अभी भी एशियाई खेल चल रहा है 2022 वाला। 2022 वाला 2023 में आयोजन कराया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था इसका समय। कहाँ हो रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2022 का एशियाई खेल कहाँ हो रहा है? तो हांगजो चीन में हो रहा है, याद रखिएगा। हांगजो चीन में आयोजन किया जा रहा है एशियाई खेल 2022 को। 2018 का कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। अगला सवाल देखा जाए। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिया है पहला, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, ये गलत है क्योंकि डिस्क की तरह होती है लाल कोशिका। पेशी कोशिका तर्कुरूपी होती है। अब आप लोग को तर्कुरूपी समझाना पड़ेगा, ये तर्कुरूपी होता क्या है। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा तर्कुरूपी। शीरा क्या होगा? इसका नोकीली होती है, याद रखिएगा। तो ये सही है, पेशी कोशिका तर्करूपी होती है, जो कि स्पिंडल आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं। लेकिन लाल रक्त कोशिका जो है डिस्क की आकार की होती है, गोलाकार नहीं होती है, याद रखिएगा। हालांकि प्रश्न का उत्तर इसमें दिया है 1 तथा 2 दोनों सही है।
लेकिन हमारे तरफ से केवल 2 सही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो लाल रक्त कोशिका है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा तो उसमें बोला गया कि डिस्क की तरह होता है, ठीक है। हालांकि इसमें आंसर ये दिया है तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, लेकिन हम जाएंगे केवल 2 के साथ, पेशी कोशिका तर्क रूपी, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है। हेमिस पर्व जो है लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चंडीगढ़ आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, चंडीगढ़ में मनाया जाता है रोज फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल। पुडुचेरी में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लक्षद्वीप में मनाया जाता है ईद उल फितर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इतना शानदार तरीका से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल आपके पेपर में फंसने वाला है। अगर आप कॉपी पे नोट करते चले तो बहुत मज़ा आने वाला है एग्जाम के समय में, ठीक है। तो चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल, पुडुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और लक्षद्वीप में ईद उल फितर, और हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है? आपके लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? देखिए दोस्तों, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन की बात किया है तो 2 केजी तो वजन होता है और इसका व्यास 22 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वजन होता है 2 केजी और व्यास इसका होता है 22 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, अलग अलग करके भी आपसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो 2 केजी वजन और व्यास 22 सेंटीमीटर। यहाँ से एक पॉइंट और हम लोग को नोट करना है दोस्तों कि अभी हाल ही में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि कैंसिल हो गया, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि मैराथन दौड़ जो होती है, मैराथन दौड़, इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी कितनी होती है? याद रखिएगा 26 मील, रट लीजिएगा इसको, 26 मील 385 गज, ये होता है मैराथन दौड़ की दूरी। 26 मील 385 गज आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित तत्वों में से परमाणु संख्या 33 किसकी होती है? देखिए 33 नंबर की परमाणु संख्या होती है आर्सेनिक की, याद रखिएगा। आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 33 होता है, याद रखिएगा। और यह एक उपधातु है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसी धातु है? तो उपधातु है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं तो नियॉन को Ne से लिखते हैं और इसकी परमाणु संख्या याद रखिएगा 10 होता है, जो कि एक नोबेल गैस है, ये आपको पता होना चाहिए। बेरियम जो है, बेरियम को कैसे लिखते हैं? तो Ba से लिखते हैं और इसकी परमाणु संख्या होती है 56 होती है, याद रखिएगा। आयोडीन को I से लिखते हैं और इसकी परमाणु संख्या होती है 53 होती है, ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। ऊपर की मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। थोड़ा सा यह प्रश्न अजीब है तो आपको इसको 1 लाइनर फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए तो अधा स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अधा स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें जो है ऊपर से तीसरी परत की पहचान कीजिए, प्रश्न पूछा गया था तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रश्न को हम लोग याद करेंगे, लेकिन 1 लाइनर के फॉर्म में इसको ध्यान में रखेंगे कि कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया था। अगला सवाल अगर देखा जाए, आपके सामने आ गया है, थोड़ा सा इसको ठीक से हम सेट करते हैं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? अच्छा, आप लोग बताइए तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा।
ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में जो हुआ था, इसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मिनी संविधान के रूप में इसको जाना जाता है। अब आइए प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा क्या नहीं जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन दिया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना। ये बिल्कुल सही है, इसको जोड़ा गया था कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्यों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये नहीं जोड़ा गया दोस्तों, ये तो हमारे मौलिक अधिकार में आ जाएंगे। ठीक है, आगे ऑप्शन दिया गया है देश की सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसकी परिरक्षित करना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा 42वें संविधान के अनुसार। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था संविधान में। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया था 42वां संशोधन में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखा जाए। तेरह नंबर, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है। तो रामा सुब्रमण्यम गांधी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए अध्यक्ष इनको बनाया गया, याद रखिएगा, रामा सुब्रमण्यम गांधी को। थोड़ा सा डिटेल्स में अगर देखते हैं ऑप्शन को, तो ऑस्बर्न स्मिथ कौन है। तो आरबीआई के पहले गवर्नर है, याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर आरबीआई का। शक्तिकांत दास कौन है। तो प्रेजेंट में अभी ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। और रघुराम राजन 23 नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1971 के समय भारत पाक युद्ध के समय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, पंचवर्षीय योजना जो चौथी थी, इसका समय पीरियड क्या था। तो 1969 से 1974 तक, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बता दें कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था 1951 में शुरू होता है और 56 तक चलता है। और इसका नाम क्या रखा गया, हेराल्ड डोमर मॉडल इसका नाम रखा गया। ठीक है, सेकंड जब आया पंचवर्षीय योजना तो 56 से 61 तक चला था, 56 से 61 तक चला था और इसका नाम रखा गया पीसी महालनोबिस। ये पॉइंट दोनों नोट कर लीजिएगा, आपसे पेपर में पूछा जाता है। अगला सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य से जुड़ा हुआ, क्योंकि नृत्य सूत्र वो हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गोफ हो जाएगा आपका गोवा राज्य का, याद रखिएगा। गोवा राज्य में गोफ नृत्य किया जाता है और काफ़ी फेमस है वहाँ का लोक नृत्य। बात करें बिहार का लोक नृत्य जो कि प्रसिद्ध है, जाट जटिन। जाट जटिन एक विदेशिया भी याद रखिएगा, पेपर में ये भी खूब पूछा जाता है, विदेशिया। उड़ीसा का बात किया जाए तो उड़ीसा का आप लोग छऊ याद रखिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपके सीजीएल 2022 में पूछा गया है, दलखाई। दलखाई कहाँ का है। तो उड़ीसा का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। सीजीएल 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्रदेश का देख लिया जाए तो रासलीला हो जाएगा, रासलीला। और आपका हो जाएगा कजरी हो जाएगा। एक और ध्यान में नहीं आ रहा है, हाँ, नौटंकी हो जाएगा। क्या होगा, नौटंकी, उत्तर प्रदेश का। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे पूछा गया के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे आसान सवाल भी यही है। ठीक है, पूछा गया कि भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, आरबीआई के पास है। वही आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, वही आरबीआई के पास अधिकार है
कि भारत में बैंक नोट जारी कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न का। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपर्णा सतीशन को ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पुरस्कार दिया गया, भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि अपर्णा सतीशन जो है किस लोक नृत्य से जुड़े हैं, तो कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। और कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली जो है केरल का है, और लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है। ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है, और मैं बार बार हर पेपर में सारा कुछ बताते चलता हूँ, जिससे अब आपको ये सब एकदम जीभ पे याद हो गया होगा। ठीक है, मतलब फटाफट कोई सवाल आपसे पूछता है तो फटाफट आप उत्तर अब देने लगे होंगे, क्योंकि लोक नृत्य से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और हम लोग लगातार डिस्कशन करते चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया गया था। क्योंकि मौर्य शासन अगर इतना बड़ा है तो एक राजा अगर सेंटर में बैठा दिया जाए तो सब जगह ध्यान नहीं रख सकता है, इसलिए इसको क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया और अलग अलग जगह अलग अलग लोग को शासन करने के लिए शासक बनाया गया। लेकिन पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था, इस इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि पाटलिपुत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है आपके मौर्य समाज में। तो इस पर किसका अधिकार रहता था, तो सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, यानी सम्राट के ही देखरेख में पाटलिपुत्र में कोई भी काम हुआ करता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। देखिए, मौर्य समाज के बारे में अगर देखा जाए, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी संस्थापक कौन है। संस्थापक कौन है मौर्य साम्राज्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और इसके अंतिम शासक अगर आपसे पूछता है तो बृहद्रथ, याद रखिएगा, बृहद्रथ अंतिम शासक है, जिसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, कल प्रश्न यहां से फंसा था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया। कौन, बृहद्रथ। और पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना कर दी, तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार के, यानी मौर्य साम्राज्य को खत्म करके शुंग वंश की शुरुआत किया पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए, उच्च शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होता है नेता बनने के लिए, तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न का सही आंसर कर दिए होंगे। बाकी जो ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पार होनी चाहिए, और भारत का वह नागरिक होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों उच्च शिक्षा, क्योंकि नेता बनने के लिए कोई शिक्षा की जरूरत है ही नहीं। अगला सवाल देखा जाए, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, कब। देखिए, मार्च 1919 में गठन किया गया था मुंबई में, याद रखिएगा, खलीफा की तत्कालिक शक्ति की रक्षा करने के लिए। ठीक है, कब, मार्च 1919 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये था दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न। तो 20 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 50 से प्लस प्रश्न हम लोग डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं, बस एग्ज़ाम तक आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। जितना मदद हो सकता है हम करने वाले हैं दोस्तों, एक एक शिफ्ट आपका कराने वाले हैं, तो वहाँ से प्रश्न बिल्कुल फंसने वाला है, ध्यान रखिएगा।
मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।